अपने घंटों से घंटों में अपनी बातों का बदलते हैं, अब विश्वसनीयता खोते चले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ही कहा कि हम एक बहुत अच्छी बातचीत पे चले गए हैं, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उसका जो है खंडन कर दिया, उस पर अटैक भी किया। अब उन्होंने कहा है कि हमने 15 सूत्रीय जो है सीज़ फायर के वो पॉइंट्स दिए हैं, अब उसका भी खंडन कर रहे हैं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि ईरान के ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और अयतुल्लाह खमनी की जगह देना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति एक ऐसी स्थिति में पैदे हैं जहां पे वो जंग को बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं और घर बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। असल में उन्होंने जिस प्रकार से पूरे विश्व में ये एक अजीब सी धाक जमाने की कोशिश करी थी, अब उसमें वो खुद ही फंस गए हैं। यूएसए के जो नागरिक हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम इजराइल की वॉर हम क्यों लड़ें, और अब उसका जवाब वो अपने व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोगों के साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। मुझे लगता है एक बहुत सुनहरा मौका भारत के पास था इसमें मध्यस्थता करने का, बट ऊपर वाला जाने कि क्यों भारत सरकार ने इसमें मध्यस्थता नहीं करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट अबू धाबी में एक भारतीय की मौत, कुल मृतक 7 लोगों की संख्या से बताई जा रही है। हम प्रधानमंत्री से बार बार आग्रह करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है, पहले आप उनकी चिंता करिए। 140 करोड़ के लोग पहली बार जब आप प्रधानमंत्री बने 2016 में लाइनों में खड़े हो गए थे, जिसमें 100 लोग मर गए थे। 140 करोड़ के लोग 2020 में कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लेके लाइनों में खड़े रहे और कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। 140 करोड़ के लोग पिछले हफ्ते ही एलपीजी सिलेंडर की लाइनों में लगे हुए थे और आज पेट्रोल और डीजल की लाइनों में लगे हुए हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इन 140 करोड़ की जनता के बारे में कब सोचेंगे? दुनिया में जो भारतीय हैं उनके बारे में तो सोचना ही है, लेकिन इनके बारे में कौन सोचेगा? आर्थिक सलाहकार सामिका रवि ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर है। देखिए, भारतीय व्यवस्था मजबूत इसलिए है क्योंकि भारतीय लोग कर्मठ हैं। भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार है। भारत के लोगों ने सदा ही अपने बाजार को और अपनी कर्मठता से अपनी इकोनॉमी को कहां से कहां तक पहुंचाया है। अफसोस ये है कि आज हम विश्व में अपनी धाक जमा सकते थे। 140 करोड़ का मार्केट विश्व में चाइना के अलावा किसी के पास नहीं है, लेकिन हम जो हमारी कमज़ोर कूटनीति, अर्थव्यवस्था, उसके कारण हालात ये हो गए हैं। हमारे देश के बड़े बड़े आरबीआई या बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस्तीफ़ा देके चले जाते हैं। आप उर्जित पटेल का नाम ले लीजिए, आप सुब्रमण्यम का नाम लीजिए, आप राघवन का नाम ले लीजिए। ये अगर इस्तीफ़ा देके जा रहे हैं सरकारों से, तो भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार सरकार के साथ चल रही है, आपको खुद पता चल जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में जो है तेल, एलपीजी की कमी स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है। मैं कहता हूँ 60 दिन नहीं 600 दिन का भी उपलब्ध होना चाहिए। और क्यों? भारत के 140 करोड़ के लोग दिन भर अपना काम करते हैं, टैक्स देते हैं, वो इस दिन लाइन में खड़े होने के लिए नहीं देते हैं। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि जिस दिन 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई, उस पूरी लड़ाई का लब्बो लवाब ये था कि एक ऊर्जा संकट देश में आएगा। आपकी क्या तैयारी थी? और भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को 24 दिन लग गए इस बात में स्पष्टीकरण देने के लिए कि हमारे पास कोई संकट नहीं है। उन 24 दिनों के अंदर एलपीजी की लाइनें लगना, पेट्रोल डीजल की लाइनें लगना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? मुझे लगता है कि भारत सरकार की कभी भी प्रबंधन व्यवस्था किसी भी मौके पर नहीं रही है, चाहे वो नोटबंदी की बात में हो, चाहे वो कोरोना में ऑक्सीजन की बात में हो, चाहे एलपीजी की बात में हो, और आज चाहे पेट्रोल डीजल की बात में हो। तो भारत सरकार जब परेशानियां आती हैं तब वो काम करती है, जबकि उसको प्रोएक्टिव मेजर में काम करना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी 13 से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से शून्य कर दिए। यह फैसला ईरान, यूएस, इजराइल के युद्ध, हॉर्मुज के ब्लॉकेड से पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट को लेकर के किया गया। देर से आया, लेकिन एक सही डिसीजन है, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ये भी बताए कि जिस दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, उस दिन आपने घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये किसके कहने पे बढ़ाए? जब तक वो बात क्लियर नहीं होगी तब तक पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का कोई मतलब नहीं है। दिलीप घोष बोले हैं बंगाल लागू की जाएगी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इनकाउंटर नीति पुलिस का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था, अपने कानून व्यवस्था को संभालने का काम है।
अगर कोई उसका राजनीतिक लाभ लेता है और कोई राजनीतिक व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उसका मोटिव दूसरा होता है, उसकी वजह दूसरी होती है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जनता से वोट नहीं पा रही है, वो अपने इन्हीं कामों से एक कम्युनल एंगल दे के ही अपना वोट पाना चाहती है, तो वही उनका मोडस ऑपरेंडी है, इसलिए उनके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने गैस महंगी और सप्लाई में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये इससे कोई बात छुपी नहीं है। देश के सभी विभिन्न मीडिया, विदेशी चैनल सभी लोग बता रहे हैं कि भारत के हर पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं। देश के ऊर्जा मंत्री, आपको भी नहीं पता होगा कौन होगा, वो उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। भारत के प्रधानमंत्री ने जो कल संसद में खड़े होकर कोरोना जैसे महामारी के लिए तैयार रहने जैसी की बात करी, उससे पूरे देश में पैनिक फैला है और उस पैनिक की वजह से आज स्थितियां ये हैं कि लंबी लंबी लाइनों में लोग अपना काम धाम छोड़ के लगे हैं। कम से कम एक जिम्मेदाराना एक वक्तव्य आया होता तो ये हालात ना होते हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इसकी लड़ाई हो रही है। ये तो जाहिर सी बात है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाया, जिस प्रकार से राज्य में जो है नई कौशल नीति आई, जिस प्रकार से नया रोजगार आया, वो कांग्रेस की सरकार के लिए वाकई एक अच्छी चीज़ थी। और मुझे लगता है कि फिर से एक बार कांग्रेस वहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपना राज करेगी और वहाँ पे लोगों को कम से कम कम्युनल माहौल से दूर करेगी और एक युवाओं के लिए एक नई सरकार देगी। जिस तरीके से देने का ऐलान किया है, देखिए, जिस प्रकार से AIM के नेता ओवैसी साहब पूरे देश में प्रचार करते हैं, उस प्रकार से और उस शिद्दत से वो तेलंगाना में प्रचार क्यों नहीं करते हैं और आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं करते हैं, ये बात लगातार उनसे पूछी जाती है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हारने का डर होता है, वहाँ पे एक बैक सपोर्ट के नाम पे AIM चलाता है और अंतोगत्ता क्या होती है, एक अच्छी सेकुलर सरकार जो आ रही होती है या होती है वो गिर जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ये बार बार आरोप लगता रहेगा कि आप धर्मनिरपेक्ष सरकारों के खिलाफ रह के एक कट्टरता पैदा करते हैं जिसमें सेकुलर वोट का विभाजन होता है और होता रहेगा। ओलंपिक में ट्रांसजेंडर किया गया है, इसको किस तरीके से? नहीं, मुझे लगता है कि ये इसको फिर से सोचना चाहिए। भारत ही नहीं, विश्व के सभी लोग उनको एक अलग सा दर्जा दे चुके हैं। उनकी अपनी आइडेंटिटी है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर के साथ में उनको भी उतने हक हैं जितने एक आम नागरिक को हैं।